सभी को नमस्कार। हमने मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके अंदर हमने जो इसके क्वांटिटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट्स अध्ययन करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किस तरीके से अपने क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करती है, और उसके द्वारा जो है इन्फ्लेशन पे या ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हम उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि इसका इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे और इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, कि हम इन रेट्स वगैरह को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है और अगर डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर आपके क्वालिटिव टूल्स। क्वालिटिव टूल्स के अंदर आपका पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, यानी कुछ एक परसेंटेज फाइनल कर दिए जाते हैं कि इतना परसेंटेज जो बोरोवर्स है उसको खुद को अपने आप से एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसकी लिमिटेशन बन जाती है, उतनी सप्लाई उसे नहीं मिल पाएगी मनी की जितनी कि अगर इसको नहीं रखा जाता तो मिलती। दूसरा आपका आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन के अंदर ये कोई बाध्यकारी वैसे नहीं होता है, ये एक तरह से सुझावात्मक होती है। हम अगर इसको बात करें कानूनी की तो ये ऑथोराइज वैसे लीगली ऐसे नहीं कह सकते कि ये रूट फाइनल कर दी गए, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से इसको माना जाता है कि ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। फिर आपका आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी जो साख आप इशू कर रहे हैं या आप जो पैसा सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कुछ सेक्टर फाइनल कर दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कुछ सेक्टर इसके अंदर ही आप इसका इतना परसेंटेज दोगे, इस टाइप से है। तो अब हम एक एक करके इस पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। पहला आपका आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाई द बैंक टू बोरोवर्स, यानी जो बोरोवर्स को जो अमाउंट्स दी जा रही है वास्तव में और उसकी जो लिमिट्स है उसके बीच में डिफरेंस रख दिया जाता है, मार्जिन रख दिया जाता है, यानी रिमेनिंग जो व्यवस्था है वो बोरोवर्स को क्या करनी पड़ती है, खुद से करनी पड़ती है। नीचे एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताया गया जैसे कि 40% के हिसाब से सिक्योरिटी ऑफर की है, तो अब आपको कोई 1,00,000 रुपये दी जा रहे हैं तो 40% सिक्योरिटी के हिसाब से 40,000 रुपये, तो क्या होगा, इसका बोरोवर्स को खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट फाइनल कर दी जाती है। दूसरी विधि इसकी जो है क्वालिटी की वो है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन एम्स टू स्ट्रेंथिंग नेचुरल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी जो कि आरबीआई या बैंक्स हैं, एंड बैंक्स एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्लस जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई है जो केंद्रीय बैंक है, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। इट इज़ नॉट स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन, यानी एक तरह से वैधानिक बाध्यकारी नहीं होता है, ये सिर्फ एक सुझाव होते हैं। इट इज़ ओनली फॉर परसेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, नॉट टू अप्लाई द फर्दर accommodation from RBI. The RBI hold regular meetings and discussion with the commercial banks to highlight the need for म्यूचुअल कोऑपरेशन टू इम्प्लीमेंटेशन द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली, यानी कभी कभी आरबीआई को लगता है कि जो नीतियां बनाई गई है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो कुछ ऐसे मॉरल सुएशन कर लिए जाते हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग जो बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो आरबीआई है और कमर्शियल बैंक है उसके बीच में। तीसरा जो इसका पार्ट था वो था राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि क्रेडिट राशनिंग इज डन बाई रेगुलेटिंग टू द पर्पज फॉर विच द लोन्स आर गिवन बाई टू बैंक टू पब्लिक, यानी इसके अंदर एक नेचर फाइनल कर दिया जाता है कि जो बैंक हैं वो पब्लिक को जो पैसा दे रहे हैं उसके लिए कुछ सेक्टर फाइनल कर दिए जाते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, किस क्षेत्र में आपको इतना देना ही है। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में आपका कृषि आ जाता है, शिक्षा आ जाता है, तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस फाइनल कर दी जाती है बैंकों के, आप जितनी अपने टोटल आप एक्सपेंड करेंगे या जो आप बोरोवर्स को देंगे उसमें 40% आपको इस सेक्टर के अंदर देनी होती है। तो इसको बोला जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्यों किया जाता है? टू एंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, यानी ये क्यों किया जाता है? ऐसे इसलिए किया जाता है कि सभी क्षेत्रों को क्या मिले, बराबर प्राथमिकता मिले। मोस्टली क्या होता है कि जो लोन वगैरह जो दिए जाते हैं वो इंडस्ट्रीज को ज़्यादा दे दिए जाते हैं, तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो ये क्या थोड़ा पिछड़ जाते हैं, तो सारे सेक्टरों का बराबर बराबर विकास होता रहे, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो कुछ सेक्टरों को प्राइमरी सेक्टर या ऐसा कुछ बाध्यकारी बना दिया जाता है बैंकों के लिए, आपको अपने परसेंटेज में से जो टोटल परसेंटेज आपके अंडर है उसमें से कुछ परसेंटेज आपको इन सेक्टर को देनी ही है। तो ये क्यों किया जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट? टू एंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। डेवलपमेंट ऑफ वेरियल सेक्टर इज मस्ट। फाइनेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस सेक्टर डिपेंडिंग ऑन दिस कंसिडरेशन। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे कि प्राथमिक जो हमारे क्षेत्र है उसके लिए जो लैंडिंग हमारे 40% फाइनल की गई है, हमारे देश के अंदर की जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंदर टोटल जो लैंडिंग है उसका 40% हमें उस क्षेत्र के अंदर देना होता है। तो ये थी इसकी 3 इंस्ट्रूमेंट्स, किसके अंतर्गत हमने आज अध्ययन की, जो आपकी गुणात्मक जो इसके नियंत्रण की तकनीक है उसके अंदर, क्वालिटिव टेक्निक्स के अंदर हमने इसको देखा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटिव, इसका मात्रात्मक जो विधियां थी उसका अध्ययन किया था। अब हमने दोनों विधियों का अध्ययन कर लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो कैसे कंट्रोल करती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है मॉनेटरी पॉलिसी का वो कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों से काम कैसे करती है चीज़ें। तो सबसे पहले क्या होता है कि चेंजेस इन, फर्स्ट स्टेप जो आपको बताया गया, चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज के दरों में अगर परिवर्तन किया जाता है बाजार के अंदर, या तो बढ़ाई जाएंगी या घटाई जाएंगी। तो नॉर्मली क्या होगा, चेंजेस इन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट,
फीड थ्रू बोरोवर सेविंग और इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें किसको प्रभावित करेगी? बोरोवर्स जो ले रहा है पैसा उसको और उसके सेविंग के नेचर को प्रभावित करेंगे। जब उसका नेचर प्रभावित होगा तो दूसरा असर क्या आएगा? इंपैक्ट ऑन डिमांड, डिमांड पे पड़ेगा। जैसे कि आपने जैसे रेट कम की, पैसा सस्ता मिल रहा है, बाजार के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया, तो डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इंपैक्ट ऑन डिमांड, इस तरह से आपने अगर उसको रेट्स को बढ़ा दिया है तो डिमांड्स क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी जैसे ही आप चेंजेस इन मार्केट में इंटरेस्ट रेट में चेंज करते हैं तो उसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या हुआ? इंपैक्ट ऑन डिमांड। जब डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि इफेक्ट ऑन स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वापस स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो ये इसका दूसरा इफेक्ट हो गया। इससे इसका रिजल्ट क्या आएगा? इफेक्ट ऑन आउटपुट, जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जॉब बढ़े, जॉब बढ़े तो वापस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों की सेविंग बढ़ेगी। तो तीसरे स्टेप में इसका इफेक्ट क्या है आपका? इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब जब ये चीज़ें सारी बढ़ रही है, यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हुई, उससे डिमांड बढ़ी, डिमांड से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो अब ये सारी चीज़ें बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि जीडीपी भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी, या इन्फ्लेशन भी आपका इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज होगा ये अभी आगे एग्जांपल में और ज़्यादा क्लियर करेंगे। एक नॉर्मली आप कंसेप्ट के रूप में समझिए कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम की जाती है उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इंप्लॉयमेंट बढ़ने से जीडीपी आपकी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब जैसे इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट क्या आएगा? इंप्लॉयमेंट कम मिलेगा, इंप्लॉयमेंट कम मिलेगा तो जीडीपी भी क्या होगी? कम होगी, और इन्फ्लेशन भी कम होगी। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म बनता है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो इसको कंट्रोल करता है, किसके माध्यम से? अपने इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के माध्यम से और मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके। इन सब का इफेक्ट देखना चाहें कि हम चाहें कि चलो हमने आज इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, घटा दिया, और 10 दिन में हम चाहें कि इसका जीडीपी पे इफेक्ट आ जाए, हमारी जीडीपी बढ़ने लग जाए या जीडीपी कम होने लग जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लें, तो ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो पाती हैं। इनको होने के लिए कम से कम जैसे 12 से 24 महीने का वक्त लगता है। तभी तो जो अथॉरिटी होती है वो रेगुलरली बात करती रहती है, उनको जैसे लगता है तो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करते रहते हैं। तो ये एक तरह से कम इसको साल भर का इफेक्ट इसका देखने को, रियल जीडीपी पे इफेक्ट देखने पर हमें महसूस होता है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो अब जैसे हमें क्या करना है कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे? पॉलिसी रेट, जो मैन रेट है जिसपे बैंकों को उधार देता है, उसको क्या करेगा? वो कम करेगा। कम करेगा तो बैंकों को क्या मिलेगा? सस्ता पैसा मिलेगा। सस्ता पैसा मिलेगा तो लोगों को भी वो सस्ता पैसा देंगे। सस्ता पैसा देंगे तो जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे, या पब्लिक है वो ज़्यादा डिमांड करेगी, ज़्यादा मनी की डिमांड करेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। यानी पॉलिसी रेट को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इसी तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जो आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था। तो जब बाजार के अंदर क्या बढ़ानी है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो उसके लिए पैसा बढ़ाना पड़ेगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जब सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर देता है। जो परचेज करेगा उसके बदले पैसा देगा, पैसा बैंकों को मिलेगा तो बैंक पब्लिक को देंगे, पब्लिक को पैसा मिलेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसी तरह से सीआरआर के बारे में आपको बताएगा। सीआरआर को आप क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो रिड्यूस करना पड़ेगा। सीआरआर आपने कम की, यानी बैंक को अपने पास परसेंटेज रिजर्व के रूप में कम रखने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अब कम रखने पड़ेंगे, उसके पास जो लैंडिंग के लिए पैसा बचेगा वो ज़्यादा बचेगा, वो पब्लिक को ज़्यादा ऑफर करेगा, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इसी तरह से एसएलआर है, तो एसएलआर को भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप एसएलआर को रिड्यूस करते हैं बैंकों की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो पब्लिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा, इन्वेस्टर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और उससे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। अब जस्ट इसका हम रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी ये सारी चीज़ें आपको एक टेबल के द्वारा बताई गई कि पॉलिसी रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर और एसएलआर, अगर आप इनको रिड्यूस करते हैं तो आपका क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और अगर आप इनको इंक्रीज करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी डिक्रीज होगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के संबंध में आपको जब ग्रोथ करनी है तो आप इसको परचेज कीजिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना है, रोकना है तो आप इसको सेल कीजिए, ताकि बैंकों के पास या लोगों के पास जो पैसा है वो केंद्रीय बैंक के पास आ जाए। अब हम देखते हैं कि ये इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो जैसे एक कंट्रेस्टेड मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आपकी, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मनी सप्लाई को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, आपको पहले बताया गया। तो आप क्या करोगे? इसमें जो मौद्रिक नीति है आपकी, स्ट्रिक्ट मौद्रिक नीति आप रख रहे हो, उसमें मनी सप्लाई आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। कम होगा तो कंज्यूमर के पास क्या होगा? पैसा कम जाएगा, या इन्वेस्टर के पास पैसा कम जाएगा तो वो क्या करेगा? डिमांड कम करेगा। डिमांड कम करेगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रोजगार भी कम होगा, रोजगार कम होगा तो वापस डिमांड लेस हो, सप्लाई होगी, इससे वापस इफेक्ट क्या आएगा? आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। जब बाकी चीज़ें ज़्यादा नहीं बन रही हैं, ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, रेट कब बढ़ते हैं किसी चीज़ों के? जब डिमांड बढ़ती है। तो इसमें लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो चीज़ों के रेट नहीं बढ़ेंगे, और चीज़ों के रेट नहीं बढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, या इन्फ्लेशन नहीं होगा। इसी तरह से एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपकी है तो इसमें क्या होता है? मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। मनी सप्लाई को जब आप बढ़ाते हो तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा होता है, इन्वेस्टर के पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए होता है। इससे क्या होता है? वो ज़्यादा
रोजगार देते हैं, रोजगार लेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड कर जब चीज़ों की आप ज़्यादा चीज़ डिमांड करते हो तो वो क्या करता है, उसकी डिमांड जितनी ज़्यादा होती है उन चीज़ों के रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जब चीज़ों के रेट बढ़ने स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया गया कि चीज़ें कैसे इफेक्टिव होती हैं। यानी जैसे ही हम एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करते हैं या हमारे इंटरेस्ट रेट वगैरह हम डाउन करते हैं तो ये इनको इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाती है, लेकिन साथ साथ किसको बढ़ाती हैं, इन्फ्लेशन को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, रेट बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन होता है। अब ये आपको एक जो ये पॉलिसी रेट रिसर्च जो हमने किसके संबंध में अध्ययन की थी, इकोनॉमिक ग्रोथ के संबंध में। अब आपको इनको एक टेबल में बताया गया है कि ये चीज़ें इन्फ्लेशन को कैसे इफेक्ट करती हैं। तो जैसे CRR, SLR और पॉलिसी रेट, अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोगों को ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, चीज़ों के रेट बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। और इन चीज़ों को आप बढ़ाते हैं, इन रेट को सारों को, तो लोगों के पास पैसा कम आएगा तो डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, चीज़ों के रेट भी स्टेबल रहेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी शॉर्ट में आपको पूछा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन रेटों को कैसे करना है, तो पीछे वाले टेबल को आपको अध्ययन करना है। अगर इन्फ्लेशन के साथ आपको इसको पूछा जाता है तो आपको इस टेबल के माध्यम से भी आप शॉर्ट एक नोट्स के रूप में इसको याद कर सकते हैं। या इन दोनों को एक साथ आपको बताया गया, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी और कंडक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आपको ये चीज़ें बताया गया कि जो आपकी जिस मौद्रिक नीति के अंतर्गत आप क्या करते हैं, एक्सपेंसिव के अंदर आप पैसा ज़्यादा रखते हैं मार्केट में, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इन्फ्लेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, जब आप स्ट्रिक्ट मौद्रिक नीति रखते हैं, मनी सप्लाई बाजार के अंदर कम रखते हैं तो क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी और इन्फ्लेशन भी क्या रहेगा, आपका कंट्रोल रहेगा। तो हमने इस लेक्चर के अंदर मेनली क्या अध्ययन किया कि हमने ये देखा कि मौद्रिक नीति की दो टेक्निक्स होती हैं उसको कंट्रोल करने की, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी। फिर हमने देखा कि इसका इन टेक्निक्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हमें इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, जो रेट्स हैं इनको क्या डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहिए, और हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, और इन चीज़ों का इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे किस हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।